स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का ये वीडियो मैट्रिमोनियल इश्यूज से हटकर है, बल्कि एक अलग टॉपिक पर है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देश के हर व्यक्ति का खाता कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक में जरूर खुला हुआ है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, या फिर स्टूडेंट्स हो, या फिर गांव के लोग हों, पढ़े लिखे हों, या फिर अनपढ़ हों, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकों में कौन कौन से बदलाव करने जा रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जानकारी के अभाव में समय से अगर आपने कदम नहीं उठाए तो फिर जो सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं वो भी शायद जानकारी के अभाव में आप न ले पाए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे नियम बनाए, तो यहाँ पर जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये सूचना है। मैं पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, जनरली ये सारे लोगों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस बात को समझाना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि आपका खाता, आपका अकाउंट चाहे देश के किसी भी बैंक में हो, चाहे वो स्टेट बैंक हो, या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या यूनाइटेड बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, या फिर HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, या IDBI बैंक हो, यानी कि कोई भी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो यहाँ आपको ये जान लेना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सारे बैंकों का बैंक है, यानी इन सारे बैंकों का मालिक है। ये एकमात्र बैंक है जो पूरे देश में जितने भी बैंक हैं उनमें जो नियम लागू होते हैं उन सबको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इन सारे नियमों को भारत के सारे जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, सब में वो नियम लागू होते हैं। और अगर इन नियमों को वो बैंक लागू नहीं करते हैं या नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगता है, या फिर उन बैंक्स को बंद भी किया जा सकता है। और दूसरी बात यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको और जान लेनी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आम लोगों का खाता खुलवाने के लिए नहीं है, ये सरकार का बैंक है, और ये जो नियम बनाता है वो सारे बैंकों को लागू करना पड़ेगा अपने यहाँ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली कुछ नियम बनाए हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं। RBI का जो गाइडलाइन है उसका पहला नियम ये है कि जितने भी खाते फ्रीज पड़े हुए हैं उन सबको बंद कर दिया जाए। जो इस तरीके के खाते हैं उनको 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी पहले वो खाते जो कि 1 साल से बंद पड़े हुए हैं, यानी फ्रीज पड़े हुए हैं, ना उनमें पैसा डाला गया है, ना उनसे निकाला गया है, और किसी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक्स को ये गाइडलाइन जारी की है कि इस तरीके के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको बंद कर दिया जाए। और दूसरी तरीके के वो खाते हैं जिनमें 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, यानी कि ना पैसा डाला गया है ना निकाला गया है, बिल्कुल फ्रीज पड़े हैं, ठप पड़े हैं, तो उनको बंद कर दिया जाए। तो आपको यहाँ पर जान लेना चाहिए कि अगर आपके 3-4 बैंकों में खाते खुले हुए हैं, सभी में कुछ ना कुछ पैसे हैं, तो आप उनको एक्टिव रखिए। आपने 1 साल से 2 साल से अपने खातों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, आपने उसमें पैसा डाल रखा है, आपने सोचा है कि भविष्य में जब भी हमें जरूरत होगी तब हम उससे पैसा निकाल लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको उनको एक्टिव रखना पड़ेगा, उनमें से पैसा निकालिए, डालिए, ट्रांजैक्शन कीजिए, वरना तो वो सारे खाते जो 1 साल और 2 साल से बंद पड़े हुए हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, वो बंद कर दिए जाएंगे, चाहे उसमें कितना भी पैसा पड़ा हो। अब बात आती है तीसरी कैटेगरी की कि किस तरीके की तीसरी कैटेगरी के खाते हैं जो बंद कर दिए जाएंगे। तो वो खाते हैं जीरो बैलेंस वाले। कई बार बहुत सारे बैंक अपने यहाँ कस्टमर्स को लाने के लिए कुछ ऐसे ऑफर देते हैं कि हम जीरो बैलेंस पे आपका खाता ओपन कर देंगे, आपको ATM इशू कर देंगे, आपको चेक बुक दे देंगे और जीरो बैलेंस में ही सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ऑफर देख के बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाके बैंक में
जीरो बैलेंस में अपना खाता खुलवा लिया करते हैं। बैंक ये काम करती है कस्टमर्स को लाने के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी ऑफर देख के अगर आवश्यक न हो तो आपको अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे कोई अकाउंट अनावश्यक रूप से खुलवा लेते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, बस केवल जीरो बैलेंस में आपने खाता खुलवा के छोड़ रखा है आगे के लिए, तो वो बंद हो जाएगा। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये तीसरे तरीके के खातों को बंद करने की गाइडलाइन सभी बैंकों को मिल चुकी है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। मैं एक एक के बारे में यहाँ पर उल्लेख करूंगी, जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात यहाँ पर आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कही है कि अगर किसी के खाते से साइबर क्राइम हो जाता है, यानी कि पैसा चोरी हो जाता है किसी के अकाउंट से, तो इस तरीके की घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं। साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या आप कोई लिंक क्लिक कर देते हैं, या फिर कोई मैसेज आप ले लेते हैं, या फिर आप कोई ओटीपी दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आपने सुने होंगे कि आपने जैसे ही लिंक क्लिक किया आपका बैलेंस जीरो हो गया, आपके खाते से सारे पैसे साफ हो गए। तो इस तरीके के साइबर क्राइम्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में आरबीआई की गाइडलाइन क्या है? तो अगर आपके साथ भी कोई साइबर क्राइम इस तरीके का हो जाता है आपके अकाउंट में, तो आपको अपने बैंक को इस क्राइम के होने के 3 दिन के अंदर अंदर सूचना देनी है। 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप बैंक को अपने सूचना दे देते हैं, चाहे ऑनलाइन दें या फिर ऑफलाइन, दोनों ही तरीकों से आप बैंक को अपनी सूचना 3 दिनों के अंदर अंदर दे सकते हैं। देखिए, केवल बैंक में जाकर मौखिक रूप से कह देने से ये नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि बैंक में जाकर अगर आप एप्लीकेशन देते हैं इसकी, तो वो ऑफलाइन तरीका होगा, और ऑनलाइन तरीका ये होगा कि आप बैंक को मेल कीजिए कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि अगर आपने 3 दिन के अंदर अंदर ये सूचना, आपके साथ जो साइबर क्राइम हुआ है उसकी सूचना दे देते हैं बैंक को, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और अब यहाँ से बैंक की जिम्मेदारी शुरू होती है। यानी कि आपके जो पैसे चोरी हुए हैं वो सुरक्षित माने जाएंगे, या फिर चोरी हुए आपके जो पैसे हैं वो सुरक्षित रूप से आपको वापस मिल सकते हैं। तो ये नियम 1 अप्रैल 2026 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक्स में लागू करने जा रही है। तो आप सभी लोग इन बातों को याद रखिए, और अपने आसपास रहने वाले जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो जानकारी के अभाव में इस तरीके से परेशान हैं, आप उनको भी ये बात जरूर बताइए। और साइबर क्राइम से रिलेटेड जो दूसरा नियम है वो ये है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई क्राइम हो जाता है तो आपको तुरंत ही 1930 यानी 1930 नंबर पर डायल करना है। पूरे भारत में कहीं भी जब साइबर क्राइम होता है तो 1930 नंबर पर डायल करना एक नियम बनाया गया है। 1930 पर आप डायल करके तुरंत अपने क्राइम की सूचना उस पर नंबर पर देंगे, और वहां से जो भी डायरेक्शन आपको दिए जाएंगे उनको आपको फॉलो करना है। और इस तरीके से उस साइबर क्राइम के द्वारा आपके गए हुए पैसे वापस दिलाए जाने का प्रावधान किया जाएगा। बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती किया करते हैं कि जब भी उनके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, इस तरीके का फ्रॉड हो जाता है, वो बैंक में जाते हैं और एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं। जब भी उनकी जांच में डिले होती है या बहुत टाइम बीत जाता है तो पता चलता है कि वो बैंक कर्मी मुकर जाता है कि मुझे तो कोई एप्लीकेशन दी ही नहीं गई। तो ऐसे में आपको एक बात का ध्यान बहुत ही रखना है, इम्पोर्टेंट है, कि आप हमेशा 2 प्रतियों में 2 कॉपीज लेके जाएंगे अपने उसकी, और उसकी रिसीविंग आप अपनी एप्लीकेशन की जरूर ले लीजिए, जिससे कि आगे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बैंकों में भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है और ऐसे में आपकी उस एप्लीकेशन का गुम होना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये सावधानी आपको खुद रखनी पड़ेगी और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, बाय द वे कभी इस तरीके की घटना आपके साथ होती है कि आपकी एप्लीकेशन के बाद कार्रवाई नहीं शुरू हो रही है, तो बैंक कर्मी कभी ये नहीं कह सकते हैं कि आपने उनको एप्लीकेशन नहीं दी या आपको वो जानते नहीं है। खास करके इस तरीके की घटना
गांव के लोगों जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल अनपढ़ हैं उनके साथ होती रहती है। और बैंक कर्मी व्यस्तता के कारण ये कह दिया करते हैं कि हमें इस तरीके की कोई एप्लीकेशन नहीं मिली, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, इसने कब कौन सी शिकायत की इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, और इस तरीके से करके वो बच जाते हैं। और अगर आपके पास उस एप्लीकेशन की रिसीविंग है और आप इस बात को साबित कर देते हैं कि ये देखिए मेरे पास रिसीविंग है और मैंने फला फला को ये एप्लीकेशन रिसीव कराई थी और ये मेरे साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है, और ये बात साबित होने पर तो बैंक उस कर्मचारी को बर्खास्त भी कर सकता है, साथ ही उस पर जुर्माना भी लगा सकता है, और ये जुर्माना 25,000 रुपए तक का हो सकता है। 1 अप्रैल 2026 से ये सब लागू कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं बैंक में लॉकर की। तो बहुत से लोग लॉकर में अपना रुपया, पैसा, कीमती आभूषण और बहुत ही महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो अपने लॉकर में रख देते हैं। बैंक अपने यहाँ लॉकर की सुविधा आम नागरिकों को देती है कि आप यहाँ पर आके अपना कीमती सामान, जो भी चीज रखनी हो, और हम उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। और आमतौर से सुरक्षित भी रहता है आपका सामान वहाँ लॉकर में। लेकिन कभी कभी ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि बैंक लॉकर में चोरी हो गई। चोरी के साथ साथ बैंक लॉकर में पड़ा हुआ सामान या तो खराब हो गया या टूट फूट गया। तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों के लिए ये नियम बना दिया है। अगर किसी कस्टमर ने अपने महंगे आभूषण या कीमती चीजें लॉकर में रखी हैं, रखने के बाद अगर वो चोरी हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं और कस्टमर का नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जुर्माना बैंक से वसूला जाएगा। और ये जुर्माना कितना होगा, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपके यहाँ जो लॉकर का चार्ज होगा तो उससे 100 गुना अधिक चार्ज आपसे उस कस्टमर के नुकसान का वसूला जाएगा और उसे दिया जाएगा। अब एक पुराने नियम की बात करते हैं जो 1 नवंबर 2025 से सभी बैंकों में चल रहा है कि अब आप अपने खाते में एक नहीं 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। देखिए, जितने भी नए अकाउंट होल्डर हैं जिन्होंने अपना नया खाता खोला है, तो वो अपने खाते में नॉमिनी की जगह 4 लोगों का नाम दे सकते हैं। और ये नियम सभी बैंकों में लागू हो चुका है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नॉमिनी का नाम वहां पर लिखवा सकते हैं कि आपके अकाउंट के 4 नॉमिनी हो सकते हैं। अब आपकी इच्छा है। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा है तो आप 1 नॉमिनी रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए या 4 रखिए। नॉमिनी का नाम देने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर आपने कोई अकाउंट खोला है, उसमें जो भी पैसा है आपका, मान लीजिए आप नहीं रहते हैं, तो आपके बाद उस नॉमिनी को बैंक के द्वारा आसानी से वो पैसा उपलब्ध कराया जा सके, उसमें कोई दिक्कत ना आए। और इससे रिलेटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम है कि ये जितने भी नॉमिनी होंगे और आपका सबका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और ईमेल, ये सब कुछ आपको वहां पर देना पड़ेगा ताकि बैंक को किसी तरीके की दिक्कत न होने पाए और आपके बाद आसानी से आपके बच्चों को या आपके परिवार के लोगों को वो पैसा उपलब्ध कराया जा सके। बैंक ऑफ इंडिया खुद यहाँ पर बता रही है कि 78,000 करोड़ रुपए इस तरीके के पड़े हुए हैं कि जिनको किसी के द्वारा क्लेम नहीं किया जा सका है। कस्टमर्स के परिवार वालों तक वो पैसा नहीं पहुंचाया जा सका है। इसलिए 4 नॉमिनीज बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नियम बना दिया है कि जो भी लोग नॉमिनी हैं और जिसने उन्हें नॉमिनी बनाया है, मान लीजिए दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये निर्देश दिया है कि इस तरीके के मामलों में नॉमिनी जब भी क्लेम करेगा तो 15 दिनों के अंदर अंदर उसका पैसा रिलीज हो जाना चाहिए। ये बातें जो भी लोग ऐसे हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है या फिर गांव से रिलेटेड हैं, अनपढ़ हैं, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि अगर वो किसी के खाते में नॉमिनी है
उसकी मृत्यु हो गई है तो वो जाकर इस नियम के तहत 15 दिनों के अंदर अंदर क्लेम करके अपना पैसा ले सकते हैं। अब बात करते हैं लोन को लेकर एक बहुत बड़े नियम के बारे में। बहुत बार आपने देखा होगा कि बैंक किसी का घर नीलाम कर रही है, कुर्की कर रही है, गाड़ी है, मतलब कार है, बाइक है या फिर कोई भी व्हीकल है, उसको बैंक वाले वापस लिए जा रहे हैं क्योंकि वो लोग बैंक से लोन लेकर ये सामान खरीदते हैं और फिर लोन की किस्तें चुका नहीं पाते हैं, जिस कारण से बैंक द्वारा उनकी या तो गाड़ी हो या मकान हो, जो भी वस्तु उन्होंने लोन पर ली है और चुकाया नहीं है लोन, तो उसको जब्त कर लेते हैं। लेकिन ये तो एक पार्ट रहा। अब दूसरा पार्ट इसका ये भी है कि बहुत बार लोग जो हैं वो लोन लेते हैं और उसकी किस्तें जब जल्दी अदा कर देते हैं बैंक को, तब भी बैंक उनके ऊपर फाइन लगाया करती है। देखिए, कोई भी लोन जब होता है तो वो एक टर्म के लिए होता है, जैसे कि 5 साल, 6 साल, 7 साल या 10 साल। तो बहुत से लोगों के पास ये स्थिति हो जाती है कि उन्होंने लोन लिया, कुछ किस्तें अदा की और उसके बाद अचानक से उनको कहीं से धन की प्राप्ति हुई, यानी पैसा आ गया उनके पास और वो सोचते हैं कि हम एक साथ पैसा अदा करके लोन चुका दें बैंक का, तो बैंक ऐसी स्थिति में भी उनसे जुर्माना लिया करती है। तो लोग ऐसे में क्या है कि वो सोचते हैं कि अरे जुर्माना पड़ेगा, यानी कि बैंक का पैसा तो दो ही दो पूरा और जुर्माना भी दो, तो इससे अच्छा है कि चलो बाद में ही करते हैं। पैसे की तैयारी है लेकिन वो जान के इस नियम के कारण बैंक का लोन पूरा खत्म नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि चलो फिर टाइमली देंगे, बाद में ही देते रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे मामले भी सामने आए हैं बैंक्स में कि जब व्यक्ति के पास पैसे थे उसने एक साथ उसको नहीं दिया, मतलब पूरा लोन खत्म नहीं किया और बाद में कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई कि वो दिवालिया हो गया या उसकी कमाई का जरिया खत्म हो गया, यानी कि जो व्यक्ति ने लोन लिया था, मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके पत्नी है जो कमाती नहीं है, बच्चे हैं छोटे हैं, तो वो लोन बाकी का अदा नहीं कर पाते हैं। तो कई बार कोर्ट में इस तरीके के मामले भी आते हैं कि किसी व्यक्ति ने लोन लिया बैंक से, घर बना लिया और उसके बाद उसकी किस्तें जो अदा कर रहा था, उसके पास पैसा भी था, वो सारी किस्तें एक साथ अदा भी करना चाहता था, लेकिन उसने इसी जुर्माने वाले नियम की वजह से नहीं किया और बाद में उसकी अचानक से डेथ हो जाती है और उसकी पत्नी है जो कमाती नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं और उसी पैसे से उनका गुजारा चलने लगता है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है और वो लोन नहीं चुका पाते। तो इस कंडीशन में बैंक उनसे कहता है कि आपके पति ने हम सारे टर्म्स और कंडीशंस के तहत हमसे लोन लिया था और उसकी सारी किस्तें उसने चुकाई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम जो उसने संपत्ति बनाने के लिए लोन लिया था उसको हम जब्त कर लेंगे। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी से रिलेटेड एक नया नियम बनाया है कि जो व्यक्ति समय से पहले लोन चुकाता है या चुकाएगा तो उससे जुर्माना नहीं लिया जाएगा बैंकों के द्वारा, यानी कोई भी फाइन समय से पहले लोन अदा करने के बाद उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। अब इसके बाद सीनियर सिटीजन से रिलेटेड एक नया नियम है कि 70 साल से ऊपर जो सिटीजन होंगे, यानी कि सीनियर सिटीजन जो कि 70 साल से ऊपर होंगे, उनके लिए नया नियम है कि उनको लंबी लंबी लाइनों में जाकर नहीं लगना होगा। 70 साल की चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसे बैंक की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि बैंक खुद जाकर उनको सर्विस प्रोवाइड करेगी। अब इसमें ये हो सकता है कि बैंक उनके पास पैसे लेने जाए या फिर उनको पैसे का भुगतान करने जाए। ये सारी सुविधाएं किस तरीके से उपलब्ध कराएंगे, ये तो आने वाले नियम जब लागू होंगे तभी पता चलेगा। और इस तरीके के जो नियम बन रहे हैं, निस्संदेह इनसे सभी लोगों को फायदा पहुंचेगा। अब मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों ने फैला रखा है कि 500 रुपए का जो नोट है वो बंद होने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी साइट पर जाकर ये खुद कहा है कि लोगों ने 500 रुपए का जो नोट है उसके बंद हो जाने का भ्रम फैला रखा है।
ऐसी कोई भी गाइडलाइन हमारे द्वारा जारी नहीं की गई है। बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं कि महात्मा गांधी का जो नोट पर चित्र अंकित है वो बदल जाएगा, 500 के नोट का डिजाइन बदल जाएगा और हो सकता है 3-4 महीने में 500 का नोट बंद हो जाए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर कहना है कि ये पूरी कोरी अफवाह है और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि 500 रुपए का नोट बंद होने वाला है। दूसरी बात, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत जो पुरानी चलन के जो नोट हैं, जैसे 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है या 5 का नोट, यहाँ तक कि 2 का नोट और 1 का नोट जो पुराना था वो भी देखने को मिल जाता है। और ऐसे पुराने नोट लेकर जब भी कोई व्यक्ति बाजार में जाता है और सामने वाला दुकानदार या कोई भी जिसको आप वो देना चाहते हैं नोट, वो कहता है कि ये बंद हो चुका है और अब ये नहीं चलता है, मैं इसको नहीं लूंगा, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये साफ साफ कहा है कि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन मेरे द्वारा जारी नहीं किया गया है जिसमें कहा गया हो कि ये सारे पुराने नोट जो हैं वो बंद हो गए हैं। और इस तरीके से पुराने जितने भी नोट हैं, 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 20 का हो, वो सब चलेंगे। पुराना कोई भी नोट बंद नहीं किया गया है, क्योंकि जब भी नोट बंद किया जाता है तो उसकी आधिकारिक सूचना दी जाती है। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस तरीके का कोई भी आधिकारिक सूचना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं दी गई है कि पुराने नोट जो है वो बंद हो जाएंगे या 500 का नोट बंद किया जा रहा है। अब बात करते हैं एटीएम के बारे में। तो एटीएम को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के बारे में आप सभी लोग जान जाएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि मार्केट में छोटे नोटों की बहुत कमी हो रही है। देखिए, जब भी आप एटीएम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि 500 की नोट ही निकलती है, छोटे नोट नहीं निकलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस समस्या को दूर करने के लिए जितने भी बैंकों के एटीएम हैं उनके लिए निर्देश जारी किया है कि 75% छोटे नोट आप एटीएम में रखेंगे। तो अब आप जब भी एटीएम जाएंगे तो आपको वहां पर छोटे नोट भी मिलेंगे, यानी कि एटीएम से आप 200 का नोट, 100 का नोट और 500 का नोट सभी आपको मिलेंगे। देखिए, ये मार्केट में छोटे नोटों की कमी को लेकर इस समस्या को दूर करने के लिए आरबीआई की ये गाइडलाइन सभी बैंक्स को जारी की गई है, जो कि 75% छोटे नोट अपने एटीएम में रखेंगे। तो ये सारे नए नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं। देखिए, आपको कोई भी इस तरीके की भ्रामक अफवाह सुनने को मिले कि ये नोट बंद हो रहा है, वो नोट नहीं चल रहा है या ये सिक्का नहीं चल रहा है, जब भी इस तरीके की कोई बात होती है, यानी ये सब बंद होते हैं, तो एक आधिकारिक सूचना आती है, बाकायदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तभी ये सब लागू होता है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये होगा कि अगर इस तरीके का भ्रम आपके दिमाग में है तो आप सबसे पहले आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाके सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के कह देने मात्र से आपको भ्रम में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए जितने भी जो नियम हैं, नए नियम 2026 से लागू होने वाले, वो क्या क्या हैं और किस तरीके से लागू होंगे और किस तरीके से आप उनसे अपना फायदा उठा सकते हैं, या आपके मन में जो भी भ्रम था वो दूर हो चुका होगा अब तक। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको ये सारी जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण था मेरे लिए। आगे आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है तो उसमें क्या क्या बदलाव बैंक्स में होंगे तो आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसकी जानकारी सभी को हो सके। ये जानकारी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।